अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिस स्पीच का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, उसे अगर एक वर्ड में डिकोड करूं तो वो फुस पटाखा साबित हुआ। ट्रंप ने 19 मिनट का भाषण दिया। इसमें कोई नया ऐलान नहीं था, कोई नई बात नहीं थी। वही बातें दोहराई जो पिछले कुछ दिनों से वो लगातार कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म की जा चुकी है। सेना अमेरिका के कंट्रोल में आ चुकी है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं और वहां रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अपने ही 45,000 लोगों की इन दिनों में हत्या की है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। अगर डील नहीं भी हुई तो ईरान को वो तबाह कर देंगे। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बड़ी बातें की हैं। कहा कि जिन्हें हॉर्मुज से तेल लेना है वे खुद उसकी अब रक्षा करें जाके। अमेरिका को हॉर्मुज की जरूरत नहीं है। और आखिर में ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचाने की चेतावनी दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पीच अमेरिकी समय के मुताबिक 1 अप्रैल की रात 9 बजे दी थी, यानी जिस दिन पूरी दुनिया फूल्स डे, अप्रैल फूल्स डे बनाती है, मूर्ख दिवस। लेकिन व्हाइट हाउस से आए इस संदेश ने ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि ट्रंप तो जो बोल रहे थे वो सबके सामने था। लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया को अप्रैल फूल बनाया है या फिर उनकी इस रणनीति में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, जिसे वो मागा की प्लानिंग कहते हैं। समझिए इसको जरा। जब मिसाइलें चलती हैं तो क्या ट्रंप की तिजोरियां भी भरती हैं? ईरान के साथ युद्ध के इस माहौल में कौन अमीर हो रहा है और कौन बर्बाद? जैसे ही ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी, दुनिया भर के फ्यूचर्स मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गए। लेकिन ध्यान से देखिए, जहां एक तरफ आम आदमी की कमर टूट रही है, वहीं डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और एनर्जी जायंट्स के चेहरे खिले हुए हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब जब ट्रंप अटैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बाजार की अस्थिरता उनकी कंपनी के एल्गोरिदम को सूट करती है? फ्रांस 24 की रिपोर्ट इशारा करती है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि वे लॉबिस्ट हैं, जिन्होंने ट्रंप के मागा INC सुपर पैक में करोड़ों डॉलर झोंके हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के शुरुआती सिर्फ 48 घंटों में पेंटागन ने $5.6 बिलियन यानी करीब 47,000 करोड़ रुपए के हथियार फूंक दिए। लेकिन ये पैसा जा किसकी जेब में रहा है? असली खेल यहीं से शुरू होता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा हैरान करने वाला है। ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक ऐसी ड्रोन कंपनी को बैक कर रहे हैं जो हर महीने 10,000 ड्रोन बनाने का लक्ष्य रख रही है। टारगेट पेंटागन का वो बजट है जिसमें अमेरिका ने 2027 तक स्वदेशी ड्रोन्स के लिए $1.1 बिलियन सुरक्षित रखे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप युद्ध का माहौल इसलिए बना रहे हैं ताकि उनके बेटों की कंपनी को हथियारों का ठेका मिल सके? एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेरिका फर्स्ट है या ट्रंप फैमिली फर्स्ट? मेरे ख्याल से ट्रंप इज नॉट अ प्रेसिडेंट, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के ट्रंप बिजनेस कर रहा है। उनके जो लोगों ने इलेक्शन में फंडिंग किया उसको कमा के दे रहा है और ये सही नहीं है। जब ट्रंप मंच से मागा का नारा लगाते हैं तो क्या वो अपनी उस लाइन पर चल रहे हैं कि अमेरिका की जनता भाड़ में जाए, अपना काम बनता रहे? जहां एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी संसद से इस युद्ध के लिए अतिरिक्त बजट मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मिडिल क्लास महंगाई और अनिश्चितता की आग में झुलस रहा है। इतिहास गवाह है कि युद्ध में अमीर और अमीर होता है और गरीब के घर का चलता चूल्हा भी बंद हो जाता है। जब राष्ट्रपति के बेटे हथियारों की सप्लाई में हिस्सा ढूंढ रहे हों और उनके करीबी गोपनीय सूचनाओं पर सट्टा लगा रहे हों तो समझ जाइए कि राष्ट्र की रक्षा नहीं है बल्कि एक फैमिली बिजनेस का विस्तार किया जा रहा है। युद्ध के बहाने एक तरफ अमेरिका में मुनाफे का खेल चल रहा है, उधर ईरान के अंदरूनी हालात और भी ज्यादा खौफनाक हो चुके हैं। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई हफ्तों से गायब है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्तफा को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने
हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। रिपोर्ट ये कहती है कि मुस्तफा के गायब होने के बाद ईरान की सत्ता पर अब IRGC का सीधे सीधे कब्जा हो गया है। वही ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन के एक आदेश पर भी रोक लगा दी है। IRGC ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन को नया खुफिया मंत्री नियुक्ति से रोक भी दिया है। ऐसे में सवाल है कि ईरान को लेकर ट्रंप जिस रिजीम चेंज होने की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हो चुका है? अट्ठाईस फरवरी को अयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा को ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी तो मिली, लेकिन अब तक वो दुनिया के सामने नहीं आए। रिपोर्ट कह रही है कि वो घायल हैं, शायद रूस में इलाज करा रहे हैं या फिर उन्हें अपनों ने ही कैद कर लिया है। द वीक और ग्लोबल इनसाइट्स की रिपोर्ट सनसनीखेज दावा कर रही है कि IRGC ने मुज्तबा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। कोई उनसे मिलने नहीं जा सकता, यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी नहीं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन की हर नियुक्ति को IRGC खारिज कर रही है। सुप्रीम लीडर तक कौन सी जानकारी जाएगी, अब सेना तय कर रही है। मुज्तबा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ईरानी जनरल अब ईरान की विदेश नीति और मिसाइलों के बटन पर कुंडली मार कर बैठ गए हैं। क्या ये ईरान का मौन तख्ता पलट है और क्या ट्रंप इसी नए रिजीम की बात कर रहे हैं? सवाल है कि क्या ईरान अब कभी पुराना ईरान नहीं रहेगा? मुज्तबा खामनेई का गायब होना सिर्फ संयोग है या कोई गहरी साजिश? द वीक की ये रिपोर्ट ईरान के उस चेहरे को बेनकाब कर रही है जिसे तेहरान दुनिया से छिपाना चाहता था। ईरान में सरकार और सेना के बीच जारी रस्साकशी की खबरों के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार बड़ी खबरें इस युद्ध के मैदान से आती जा रही हैं। ईरान ने इजरायल के खिलाफ मिसाइलों की 89वीं खेप दागी है। 100 मिसाइलों और 200 रॉकेट से इजरायल पर ईरान ने हमला किया है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार दबाव इजरायल पर बना रहा है। अमेरिका के जो सहयोगी मुल्क हैं खाड़ी में, उन पर भी हमले कर रहा है। ईरान का दावा है कि तेल अवीव और इलाक पर भारी मिसाइलें उसने आज दागी हैं, जिससे बड़ा नुकसान उसने इजरायली ठिकानों को पहुंचाया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, जो कि संयुक्त राष्ट्र से आ रही है, UN से, जहां चीन ने इजरायल को अल्टीमेटम दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में दो टूक कहा कि लेबनान को किसी भी कीमत पर दूसरा गाजा नहीं बनने दिया जाएगा। UN में चीन के राजदूत सुन लेई ने इजराइल से कहा कि वो अपनी सेनाओं को फौरन लेबनान की सीमा से वापस निकाल ले, बाहर बुला ले। चीन ने स्पष्ट किया कि लेबनान की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना हर हाल में जरूरी है। यानी चीन भी खुलकर अब इस लड़ाई में ईरान और लेबनान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ हो गया है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध की आड़ में इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। लेबनान और इजराइल एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं। लेबनान इजराइल के उत्तर में है और लगातार इजराइल लेबनान पर हमला करके अपने उत्तर में पैठ बनाता जा रहा है, लेबनान में अंदर घुसता जा रहा है। इजराइल दक्षिणी लेबनान के लिटानी नदी तक 30 किलोमीटर तक का बफर जोन बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे उत्तरी इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो आप इस खेल को समझ रहे हैं ना? अमेरिका में ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिर रही हो, ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा हो, ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात करते रहे लेकिन करते नहीं है। लेकिन इजराइल इधर अपना खेल कर रहा है। वो लगातार अपनी सीमाओं को बढ़ाने का, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता जा रहा है। और इसीलिए ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, चाहे हुती हो चाहे हिजबुल्लाह हो, वो अब चीन के साथ खड़े हो गए। चीन उनके पीछे आ गया और चीन मदद कर रहा है। और चीन ही नहीं, तुर्की ने भी पश्चिमी एशिया के हालात के लिए इजराइल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ईरान के साथ गैर कानूनी जंग के लिए इजरायली सरकार गुनहगार है। नेतन्याहू को वो गुनहगार बता रहे हैं। एर्दोगान ने चेतावनी दी कि इस युद्ध ने न केवल पूरे क्षेत्र को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया पर भारी आर्थिक बोझ भी डाल दिया है। एर्दोगान ने इजराइल पर पूरे इलाके में संघर्ष, अराजकता और संकट बढ़ाने का आरोप लगाते हुए इसे मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया। सुनिए क्या कुछ कहा राष्ट्रपति एर्दोगान ने। तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब तमाम मुल्क इकट्ठे हो गए और उसके खिलाफ आवाज भी इस लड़ाई में उठाने लगे हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जहां हिंदुस्तान से खबर है, पश्चिम बंगाल से मालदा हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई को मामला दे दिया गया है। सीबीआई इस मालदा में जो हिंसा हुई थी, जो हमने आज सबसे बड़ी स्टोरी आपको दिखाई, वो जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई की टीम कल से जांच शुरू करेगी। सीबीआई की टीम कल ही मालदा पहुंच जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आई है। और अब बात करते हैं चक्रव्यूह के आखिर में आपके व्यूज की, यानी पब्लिक के व्यूज की। पब्लिक क्या कह रही है? शंकर सिंह बिष्ट ट्रंप साहब के बारे में क्या ट्वीट करते हैं, देखिए इसको। ईरान को अप्रैल फूल बनाने निकले ट्रंप अब अपनी हरकतों और बयानों से दुनिया के सामने अमेरिका को फूल साबित करने पर तुले हैं। अगला पब्लिक व्यू प्रीति मेहरा जी का है, जो बंगाल पर लिखती है एसआईआर के मुद्दे पर सवाल सिर्फ घटना का नहीं है, सिस्टम की हालत का है। जहां जांच करने वाले ही सुरक्षित नहीं, वहां सच कैसे बाहर आएगा? लोकतंत्र में इस अराजकता को क्या नाम दे? अगला पब्लिक व्यू जुबिन गर्ग के मामले पर है, असम के मामले पर है। श्रुति ठाकुर जी लिखती है, असम में जुबिन की मृत्यु को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सही नहीं है। एक और पब्लिक व्यू आज लेता हूं, संध्या चौधरी जी का है, जो कि चांद पर आर्टेमिस 2 जो मिशन जा रहा है उस बारे में वो लिखती हैं। ऐतिहासिक पल है, 54 साल के बाद मानव चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेंगे तो बहुत ही गौरव की बात होगी। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।